हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रथम सेमेस्टर के लिंग, विद्यालय और समाज के टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट यूनिट को। तो फर्स्ट यूनिट का जो नाम है वो आप देख रहे हैं, लैंगिक मुद्दे। शायद दिखाई नहीं दे रहा, ये दिखाई दे रहा होगा, जेंडर इशू की कंसेप्ट यानी कि प्रमुख अवधारणाएं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि प्रथम यूनिट में टोटल आपको 4 टॉपिक पढ़नी है, 5वां टॉपिक में आपको प्रश्न पढ़ लेना है। तो पहला जो टॉपिक थी उसका टॉपिक का नाम था सेक्स एवं लिंग। इसमें 4 टॉपिकों को हम लोगों ने कवर किया था। दूसरी जो पॉइंट थी, इसमें हम लोगों को पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व पढ़ना था। इसमें हम लोगों को 7 टॉपिक को कंप्लीट करना था। जो तीसरा पॉइंट था, इसमें भारतीय समाज के बारे में पढ़ना था, जो कि 4 टॉपिकों में समझाया गया। अब लास्ट में आता है आपके सामने सामाजिकरण। अब इस सामाजिकरण में टोटल आपको 7 टॉपिक पढ़नी है। सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन। कितने टॉपिक इसमें है? 7 टॉपिक को कवर करना है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो इस सामाजिकरण में सबसे पहले आपको सामाजिकरण का अर्थ और परिभाषा समझना है। दूसरे में सामाजिकरण की विशेषताएं समझना है। तीसरे में सामाजिकरण की आवश्यकता एवं महत्व को समझना है। चौथे में लिंग सामाजिकरण समझना है। चौथे में सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उन्हें समझना है। फिर उसके बाद छठे में सामाजिकरण प्रथाओं द्वारा लिंग विभेद को समझना है। उसके बाद जो 7वां पॉइंट हो जाएगा, सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण यानी कि एजेंसियां पढ़नी है। इतने टॉपिक पढ़ने हैं जिसमें सामाजिकरण में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं, सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है। देखिए, अर्थ में वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के मूल्यों, विश्वासों, नियमों और व्यवहारों को सीखता है और अपनी पहचान बनाता है। सरल शब्दों में समाज में कैसे रहना है यह सीखना। सामाजिकरण का अर्थ क्या है कि समाज में कैसे रहना है, कैसे रहना है, यही चीज इसकी अर्थ है। इसका अर्थ है सामाजिकरण का अर्थ यही सिखाता है कि समाज में कैसे रहना। तो समाज में कैसे रहने के लिए समाज के मूल्य हैं, विश्वास हैं, नियम हैं, व्यवहार है, इन चीजों को सीखना पड़ता है। यही है सामाजिकरण का अर्थ। विश्वास है कि समझ में आया होगा। दूसरा चीज हम लोग परिभाषा देखते हैं संक्षेप में। आगवर्ण एवं निम्न काफ के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के मापदंडों को ग्रहण करता है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के मापदंडों को ग्रहण करता है। समाज क्या होगा? एक समूह है। उस समूह के मापदंडों को यदि हम ग्रहण कर लेते हैं तब उसको कहेंगे सामाजिकरण। जैसा कि आप देख रहे हैं, सामाजिकरण में ये चीजें, मूल्य होता है, विश्वास होता है, नियम होता है, व्यवहार होता है। इस चीज को हम मापदंड नाम दे सकते हैं। ठीक है, मापदंड में 4 चीज, मूल्य, विश्वास, नियम और व्यवहार। ठीक, उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आएंगे। किसने ये डिफिनेशन दिया? आगबर्न एवं निम्काफ ने दिया था। दूसरा डिफिनेशन हम लोग देखते हैं एच.एम. जॉनसन के द्वारा जो दी गई है। इसका परिभाषा देखते हैं सामाजिकरण का। यह वह प्रक्रिया है जो जन्मजात योग्यता को सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करती है। यह वह प्रक्रिया है जो जन्मजात योग्यता को सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करती है। पहला वाला याद रख लीजिएगा, क्या है? व्यक्ति समूह के मापदंडों को ग्रहण करता है। सिंपल सी डिफिनेशन। सो उम्मीद करते हैं पहली टॉपिक आपको क्लियर हुई थी, सामाजिकरण और सामाजिकरण का अर्थ और परिभाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोगों को दूसरी टॉपिक मिल जाएगी, सामाजिकरण की विशेषता। सामाजिकरण की विशेषता, सामाजिकरण क्या है? तो सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो कि व्यक्तियों के समूह के मापदंडों को ग्रहण करता है। कोई भी व्यक्ति हो, जब
उसमें जाकर मापदंडों को ग्रहण करने लगता है, तो वही समाजीकरण कहलाता है। अब समाजीकरण की विशेषता क्या है इसको देखते हैं। आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, सामाजिकता का विकास है, सांस्कृतिक हस्तांतरण है और लचीली प्रक्रिया। देखिए, जब एक अकेला बालक है, दिखाई दे, एक अकेला बालक है और यहाँ पे बहुत सारा लोग हैं, यानी कि समाज है। जब ये इसमें जाएगा तो इसमें बहुत कुछ है। क्या है? बच्चा जन्म, अच्छा बहुत कुछ है। क्या क्या है? बहुत सारा सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। जैसे कि इसमें संस्कृति है। क्या है? संस्कृति। अब जैसे ही बच्चा जाता है इसमें सीखेगा, क्या करेगा? सीखेगा। क्या सीखेगा? व्यवहार को सीखेगा, भाषा को सीखेगा, मूल्य को सीखेगा। दूसरा चीज, सामाजिकता का विकास होगा। इसमें एक बालक और आकर ऐड हो रहा है, विकास हो रहा है। सामाजिकरण, सामाजिक समाज का सामाजिकरण, सामाजिकता का विकास हो रहा है। अब सामाजिकता का विकास के साथ साथ में देख रहे हैं कि इसमें जो संस्कृति थी सबको वो सीखता जा रहा है। संस्कृति का हस्तांतरण, यानी कि इसके पास जो था वो चीजें इसके अंदर आ रही है, बालक के अंदर आ रही है। ठीक है। उसके बाद लचीली प्रक्रिया है, यानी कि जाकर ये सीख सकता है, वहां पे रहेगा फिर भी सीख लेगा, कोई सिखाने वाला नहीं रहेगा फिर भी सीख लेगा। तो आजीवन चलने वाली, जैसे ही बच्चा जन्म लेगा फिर से जाएगा समाज में, जन्म लेता जाएगा, जाता जाएगा समाज में, तो वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा चीज, सीखने की प्रक्रिया है, सामाजिकता का विकास होगा इससे, यानी कि समाज और बढ़ेगा। सांस्कृतिक का होगा, हस्तांतरण होगा, लचीली प्रक्रिया। ये चीजें हैं किसमें? तो दूसरी टॉपिक में समाजीकरण की विशेषता। सिंपल है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया, सामाजिकता का विकास, सांस्कृतिक हस्तांतरण, लचीली प्रक्रिया। बहुत अच्छा है, सिंपल है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तीसरी टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। जो तीसरी टॉपिक हम लोगों की है वो समाजीकरण की आवश्यकता एवं महत्व को बताती है। देखिए, समाजीकरण की आवश्यकता क्यों है? तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इसके लिए सामाजिक व्यवस्था यानी कि समाज के नियमों को बनाए रखने के लिए क्या है? जरूरी है। नहीं समाजीकरण रहेगा तो सामाजिक व्यवस्था नहीं बनी रहेगी। व्यक्तियों का विकास, यानी व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। आत्मचेतना, पहचान और व्यक्तित्व के विकास के लिए ये चीज जरूरी है। सांस्कृतिक निरंतरता के लिए हम लोगों ने देखा था, सांस्कृतिक हस्तांतरण होता है तो उसकी निरंतरता के लिए जरूरी है। मूल्यों और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। सामाजिक अनुकूलन, यानी कि व्यक्ति को समाज के अनुरूप ढालने के लिए जरूरी है। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि समाजीकरण में जो विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं यहां पर देख रहे हैं, उसकी आवश्यकता क्या है या फिर उसका महत्व क्या है, समझ रहे हैं? तो बहुत ही आसान से भाषा में है, इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, टॉपिक क्या है? लिंग समाजीकरण। लिंग समाजीकरण में हम लोग देखते हैं इसके अर्थ को। सबसे पहले, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे सीखते हैं कि उनके लिंग, पुरुष या फिर महिला से जुड़े क्या व्यवहार, भूमिका या फिर अपेक्षाएं समाज में हैं। समाज में कौन सी अपेक्षाएं हैं, महिला हो या फिर पुरुष से संबंधित क्या अपेक्षाएं हैं समाज में। लिंग समाजीकरण में ये चीज अर्थ के रूप में है। इससे पहले वाले में हम लोगों ने सीखा था लिंग के बारे में, लिंग की अवधारणा में, तो समाज क्या उम्मीद रखता है, वही चीजें यहां पर भी हैं कि क्या व्यवहार, भूमिका और अपेक्षाएं समाज में, ये चीज है लिंग समाजीकरण के अर्थ में। जैसे कि लड़कियों को गाड़ियां से खेलना सिखाना और लड़कों को कारें देना या मर्द रोते नहीं जैसी बातें सिखाना। बच्चों को कह देते हैं, लड़कों को, बच्चे नहीं रोते हैं, लड़के नहीं रोते हैं, यानी लड़कियां रोती हैं, बचपन से ही सिखाया जाता है। इस वजह से जो लड़के हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो चीजें रोते नहीं है। कोई डेथ भी कर जाता है, कोई समस्या भी आ जाती है तो वो रोते नहीं है जल्दी बालक। चलिए आगे देखते हैं, पांचवी टॉपिक को हम लोग देखते हैं, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। परिवार है, साथी समूह है, विद्यालय है, मीडिया है, धर्म है, कार्यस्थल है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि शिक्षा में लिंग में जो
एजेंसियां हैं, कौन कौन सी हैं? 4 थी। पहला परिवार था, दूसरा विद्यालय था, तीसरा मीडिया थी, चौथा समुदाय यानी कि पीयर्स साथी थे। उसी को प्रभावित करने वाले कारक भी यही हैं। देखिए, परिवार ही सबसे पहले बिगाड़ता है, सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारक है। यदि अच्छा ज्ञान नहीं देगा तो बच्चा बिगड़ जाता है। साथी समूह, पीयर्स ग्रुप, दोस्त और हम उम्र बच्चे साथी, वो लोग उसको बिगाड़ देते हैं। इस चीज को देखिएगा। विद्यालय, शिक्षक, पाठ्यक्रम और स्कूल का वातावरण उसको सिखाता है, बिगाड़ता है। यानी अच्छा वातावरण रहेगा तो अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छा नहीं है तो नहीं मिलेगा। ये चीज याद रखिएगा। मीडिया, टीवी, इंटरनेट, किताबें, फिल्में, ये सब चीजें भी गलत संगत में पड़ जाए तो गलत चीजें बालक देख लेता है। धर्म, नैतिक मूल्य और व्यवहार सिखाता है। कार्यस्थल, वयस्क होने पर ये चीजें सीखने को मिलती है। यानी समाजीकरण को प्रभावित करने के लिए इतने सब कारक हैं। बहुत अच्छा है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, बताते हैं। इस वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंच पाए। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों को पहुंचाते रहिएगा। ये नहीं कि बस हम पढ़ लिए तो यहीं तक रहने दें, नहीं। यदि आप आगे तक भेजते हैं तो मेरा मन और उत्साहित होगा और आगे भी बनाऊंगा। ठीक है, अगला टॉपिक है समाजीकरण प्रथाओं द्वारा लिंग विभेद। इसमें देखते हैं समाजीकरण प्रथाओं द्वारा लिंग विभेद में रूढ़िवादी भूमिकाएं। रूढ़िवादी भूमिकाएं लिंग विभेद में कैसे है देखते हैं। बच्चों को शुरू से ही लड़के ऐसे करते हैं और लड़कियां ऐसे करती हैं सिखाना। ये क्या है? समाजीकरण प्रथाओं द्वारा लिंग विभेद है। शुरू से ही रूढ़िवादी भूमिकाएं निभाई जाती हैं, यानी कि जो दादा दादी होते हैं वही सिखाने लगते हैं। पुराने हैं यदि तो वो सिखाने लगते हैं कि लड़के ये करते हैं, लड़कियां ये करती हैं, तो वहीं से बालक सीखता रहता है। ठीक है। दूसरी चीजें, सीमित अवसर, लड़कियों को कुछ गतिविधियों या करियर से दूर रखना। लड़कियों को कह दिया जाता है कि लड़कियां घर पे रहती हैं, लड़के बाहर जाते हैं कमाने, तो सीमित, घर पे ही रहना बस सीमित हो गया। और लड़का जब बाहर जाता है तो उसको अनेक अनेक लोगों से मिलने को मिलता है जो कि सीखता रहता है जिंदगी। समझ लीजिए, निरंतर चलती रहती है किसी की शिक्षा। आगे, अपेक्षाओं का अंतर। अपेक्षाओं का अंतर, लड़कों से ज्यादा साहसी और लड़कियों से ज्यादा आज्ञाकारी होने की उम्मीद करना। अपेक्षा होती है हमारी, उम्मीद होती है समाज की, क्या कि लड़के ज्यादा साहसी हैं, लड़कियां ज्यादा आज्ञाकारी होती हैं। आज भी देखिएगा, लड़के उतना आज्ञाकारी नहीं होते जितने की लड़कियां होती हैं, और लड़के साहसी होते, लड़कियां साहसी नहीं होती। इसीलिए वो क्यों जाते हैं? समाज कहता है लड़के नहीं रोते, लड़का साहसी है, और लड़कियों को वही चीजें विपरीत बोली जाती हैं। तो यही है, अपेक्षाओं का अंतर होता है। कठोर नियम, लिंग के आधार पर व्यवहार के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। लड़कों के लिए अलग नियम बनाए गए हैं, लड़कियों के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। जो हार्ड वर्क है लड़कों के लिए बोल दिया जाता है और वही सॉफ्ट कार्य है लड़कियों के लिए। ठीक है, तो समाजीकरण प्रथाओं द्वारा लिंग विभेद, ये चीज उम्मीद है समझ में आता होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं 7 नंबर पॉइंट। 7वां नंबर टॉपिक कहता है समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण, यानी कि एजेंसियां कौन कौन से हैं। वही परिवार, साथी, विद्यालय, मीडिया। देखिए, तीनों जगह मिला। अभी कारक में भी इसी को डाले थे कि प्रभावित करने वाले कारक कौन है, यही चीज आया था। और समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण कौन कौन से हैं, तो यही है। फैमिली सबसे प्राथमिक और शक्तिशाली अभिकरण होता है। यही हमें मूल्य, भाषा, आदत और प्रारंभिक सामाजिक व्यवहार सीखने को मिलता है। साथी समूह यानी कि पीयर ग्रुप्स, इसी को कम्युनिटी भी कहा जाता है, समुदाय। तो हम उम्र के लोगों के साथ में रहता है बालक, और रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। स्वतंत्रता, सहयोग और सामाजिक संपर्क सिखाता है। विद्यालय क्या सिखाता है? औपचारिक शिक्षा, अनुशासन, नियम और सामाजिक ज्ञान प्रदान करता है। कौन? विद्यालय। विविध पृष्ठभूमि के लोगों से मिलना सिखाता है। मीडिया क्या सिखाती है? जनसंचार के साधन जैसे कि टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, रेडियो हो गया, प्रिंट हो गया। व्यापक सामाजिक मूल्यों, फैशन और व्यवहार को प्रभावित करता है। इतनी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। धर्म में क्या सीखने को मिलता है? नैतिकता, आस्था और
समुदाय भावना सिखाता है। कौन? धर्म सिखाता है। अगला, कार्यस्थल वयस्कों के लिए जहां वे पेशेवर व्यवहार और सहकर्मियों के साथ संबंध सीखते हैं। इतनी चीजें हैं आपको देखने को मिल रही हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रहे आपके पॉइंट, कौन से? 1.4 के टॉपिक हैं समाजीकरण। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं। अब यहाँ पे आपका यूनिट 1 खत्म होता है। यूनिट 1 का नाम ही था लैंगिक मुद्दे। अब लैंगिक मुद्दों को हम लोग खत्म किए। अब इसके बाद हम लोग इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न को देखने के बाद में हम लोग यूनिट 2 पे जाएंगे। यूनिट 2 का नाम है लिंग भूमिकाएं एवं लिंग असमानताएं। लिंग भूमिकाएं एवं लिंग असमानता, उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना नोट्स तैयार किए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।